रिकॉर्डिंग को मैं आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इस लेक्चर की इंशाल्लाह, और बाज़ बात एरर आ जाता है तो नहीं मिलती, लेकिन अभी मैं भूल गया था, मैंने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रही, जो भी हम कह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो भी। अच्छा, अब ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ रिकॉर्ड पर्पज के लिए कि ये सब्जेक्ट नया है, नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसका नंबर जो है ना 412 था, 2017 बैच को मैंने पढ़ाया है। उससे पहले 2000 यानी कि शुरू में जितने बैचेज आए सवाए 10 के, तो जब मैं 2000 उसमें था 415 में ज्वाइन किया, 2011 का बैच था, उसको पढ़ाया। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, अब यानी 7-8 करीब बैच हो गए, और सबको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये भी थर्मोडायनामिक्स 1 भी, थर्मोडायनामिक्स 2 भी। तो अभी भी थर्मोडायनामिक्स 2 जो है ना वो आ रहा है 2019 के लिए, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने वो सब्जेक्ट जो है ना थर्मो 2 किसी और को दे दिया। तो अब ये देखें कि साइक्रो, ये आपके सामने जो है उसमें ME412 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज करेंगे। मुझे फुर्सत नहीं मिली मैं इनको, क्योंकि PDF डॉक्यूमेंट में इसको एडिट नहीं कर सकता, वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको एडिट करूंगा तो इसका नंबर 311 हो जाएगा, ME311। अच्छा, इसका एक्चुअली 2 पोर्शन है, एक रेफ्रिजरेशन और एक एयर कंडीशनिंग। तो ये इससे मुझे इख्तिलाफ है थोड़ा सा, लेकिन यूईटी को हम कुछ कह नहीं सकते, यूईटी की चेंजेस लाना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया, कंटेंट चेंज नहीं किया। जब आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग को चेंज करके उसका नाम HVAC रखते हैं तो उसमें से रेफ्रिजरेशन निकल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने रेफ्रिजरेशन भी रखा है, जो कि वो दोनों सब्जेक्ट मिला के बहुत लेंथी थे, इसलिए तो उन्होंने अलग किया है। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा है, NED में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, नस्ट में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, और मेरा अल्लाह की मदद से 25-26 साल का एक्सपीरियंस थी, यानी 30 साल का एक्सपीरियंस होने वाला सिर्फ पढ़ाने का। तो अब वो उसमें ये जो है सब्जेक्ट कई तरीके से पढ़ाया जाता है। नस्ट में भी पढ़ा है, कॉमसेट में भी पढ़ा है, NED में पढ़ा है। तो ये नस्ट में, कॉमसेट में, हर जगह ये अलग सब्जेक्ट था। रेफ्रिजरेशन अलग सब्जेक्ट था पूरे 3 क्रेडिट आवर का किसी, और एयर कंडीशनिंग अलग सब्जेक्ट था पूरे 3 क्रेडिट आवर, यानी 6 क्रेडिट, दोनों मिला के 6 क्रेडिट आवर बनते। तो इन्होंने एक कंबाइन करके बना लिया था रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो उसकी लेंथ को काटने के बजाय उन्होंने नाम चेंज कर दिया। HVAC का मतलब सिर्फ एयर कंडीशनिंग है, उसमें रेफ्रिजरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा, और वो समझने के बावजूद नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका लेंथी प्रोसीजर है हाउ टू चेंज द कंटेंट। तो और गवर्नमेंट मुलाजिम है, सरकारी प्रोफेसर जो है ना, वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, अपने नाम पे वो कोई चेंज नहीं लाना चाहता जी मैंने किया है, ये फलां ने किया। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ, और ये पहला टॉपिक हमारा जो है साइक्रोमेट्री। आपको याद होगा थर्मोडायनामिक्स 2 में हमने पढ़ा था गैसियस मिक्सचर्स, एक थे नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स और एक थे रिएक्टिंग मिक्सचर्स। गैसियस मिक्सचर जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, वो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे आसपास हवा है, ये जो जिसको हम सांस लेते हैं, इस हवा को एटमॉस्फेरिक एयर कहते हैं, और ये खुश्क हवा नहीं है, ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। एक गैस जो है तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उसको हम सिंगल गैस मानेंगे, वो ऑक्सीजन, उसको हम हवा कहते हैं आम में। लेकिन इस हवा में नमी भी होती है। आपने देखा होगा कि महकमा मौसमियात बताता है कि टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री है, हवा में नमी का तनासुब 50% है या 40% है। ये जो हवा में नमी का तनासुब है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ये इस ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर कहते हैं। और इस साइंस को, हवा की मॉइस्चर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको हम साइक्रोमेट्री कहते हैं। साइक्रो, PSYCHRO, रिमेंबर, PSYCHROMETRY। बहुत से लोग, क्योंकि डिक्शनरी में ऑटो करेक्शन हो जाता है MS वर्ड में, वो टेक्निकल वर्ड जो है ना आम डिक्शनरी में नहीं होते। बहुत सी डिक्शनरी जिसको गलत तस्वर करती है कि लफ्ज गलत है, तो आपको रेड कलर में आएगा नजर, लेकिन ये साइक्रोमीटर सही लफ्ज है, ये अंग्रेजी का टेक्निकल लफ्ज है, इंजीनियरिंग का लफ्ज है। तो इसमें आर आता है, CH के बाद आर आएगा, लेकिन अगर आर को हटा दें तो बनता है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री माहिर नफ्सियात जो चीज मेजर करते हैं, बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, पागल आदमी का, और जो डिप्रेशन का शिकार होता है या पागल हो चुका होता है, पागल खाने भेजना होता है, उसका इंटरव्यू लेता है, उसको मायना करता है, सवाल जवाब करके उसके दिमाग की कैफियत मालूम करता है, उसको साइकोमेट्री कहते हैं, विदाउट आर। तो यहाँ साइकोरोमेट्री है, रोमेट्री, नॉट साइकोमेट्री, साइकोरोमेट्री। तो ये वो साइंस है जिसमें हम मॉइस्ट एयर, यानी आम एयर के साथ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम,
सुपर हीटेड स्टीम भी इस रेंज में, यानी कि 0 से 50 जमीन पे जो टेम्परेचर होता है 0 से 50 डिग्री होता है, या +50, अगर रेफ्रिजरेशन भी शामिल करें तो -50। सो -50 से +50 डिग्री टेम्परेचर पे हम काम करते हैं। एयर कंडीशनिंग में सिर्फ +50 तक, 0 से +50, +50 जहाँ हो जाए लोग हमारे यहाँ तो 40, 42, 45 लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, 50 भी जैकबाबाद में हो जाता है, सिद्धि जैकबाबाद रहीम खान के आसपास 50 भी हो जाता है। लेकिन ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इससे अंदाजा कर लें कि अमेरिका में 30 डिग्री पे लोग मरना शुरू कर देते हैं। 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है, वही हीट वेव आ गई। तो हमारा इस रेंज में जो स्टीम होती है हवा के अंदर, सुपर हीटेड स्टीम जिसको मॉइस्चर कहते हैं, वो गैस की शक्ल में होती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वांटिटी इतनी कम है, टेम्परेचर इतना लो है, प्रेशर इतना कम है, पार्शियल प्रेशर उसका इतना कम है कि इट कैन बी ट्रीटेड एज सुपर हीटेड वेपर कैन बी ट्रीटेड एट दिस टेम्परेचर एज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस लॉज स्टीम पे भी अप्लाई हो जाते हैं इस टेम्परेचर रेंज में। अदरवाइज स्टीम की प्रॉपर्टीज जब हमें मेजर करनी होती है तो वो उसके लिए स्टीम टेबल यूज होते हैं। तो यहाँ स्टीम टेबल की जरूरत नहीं होगी, बस वो फार्मूला यूज होगा, PV=MRT, उसकी मदद से हम दूसरे फार्मूले के मॉइस्चर में कितना मास कैलकुलेट होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर कितना होता है, ये कैसे कैलकुलेट करें, उसके फार्मूले हम आपको बताएंगे। इसी को साइक्रोमीटर कहते हैं। तो साइक्रोमीटर की डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर और एयर स्टीम मिक्सचर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नजर नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, तो आप बताइएगा। सुन रहे हैं मुझे? माइक को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर कुछ सवाल है ध्यान में, या कुछ नजर नहीं आ रहा और या कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऑडियो खराब है, वीडियो खराब है, या स्क्रीन में से जो है स्क्रीन में से वो फाइल ही हट गई है, तो आप वो बताइए। ऐसा हो जाता है बाजू गलत सेटिंग्स। सुन रहे हैं मुझे? तो हाँ या ना करें। ऐसा सुन रहे हैं, कोई इशू नहीं है। Okay. Now, definition ये कि it is the study of properties of moist air or air steam mixture. In thermodynamics, it is also called as mixing of two non-reacting gases. ये आप पढ़ चुके हैं, where dry air is taken as one gas and superheated steam is taken another gas. इसी की बहुत लंबी तमहीद मैं आपको बता चुका हूँ। Now, साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर मालूम करने के लिए। एक कैलकुलेटर है, फिजिकल कैलकुलेटर है, ग्राफिकल कैलकुलेटर है। इसको आप सॉफ्टवेयर समझें साइक्रोमेट्री का, उसको हम कहते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो आपकी बुक में फिगर नंबर 3.1 यानी चैप्टर 3 है। बुक आपकी स्टोकर एंड जॉन्स है, उसकी PDF कॉपी भी मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा। आप ईमेल, ये सारे काम ईमेल के जरिए होंगे। ये लेक्चर की कॉपी भी आपको मिल जाएगी PDF, और अगर कोई और है जो भी प्रेजेंटेशन है, अगर ये जो वीडियोस की बन रही है ये भी, और कोई चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, मटेरियल है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो सारा ईमेल के जरिए आपको मिलेगा। आप ईमेल जरूर चेक करें, और असाइनमेंट भी आप सबमिट करेंगे ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए नहीं। ना व्हाट्सएप से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आप ये जो आपको मीटिंग की इन्विटेशन दी है, ये उसी में से कॉपी की ईमेल में से। मैंने ईमेल पहले किया है, व्हाट्सएप बाद में किया, तो ईमेल भी आपको मिलेगा, और व्हाट्सएप भी खाली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जूम मीटिंग कब है। नाउ तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी ईमेल जरूर चेक करें। और आप प्लीज, आपकी मेरे सबसे CR समेत सबसे दरखास्त है कि CR या एक बंदा चेक कर ले और तमाम अपना अपना ईमेल चेक करें, तो उसका स्टैंडर्ड नाम आपका होना चाहिए। अगर किसी का नाम हामिद है तो हामिद होना चाहिए, शकूर है तो शकूर होना चाहिए, उसके बजाय अर्तुगरुल लोग लेते हैं, मेरा नाम अर्तुगरुल है और अर्तुगरुल का फोटो लगा लेते हैं उसकी हीरोइन का या हीरो का। दिस इज वेरी रॉन्ग, प्लीज डोंट डू दिस। I will reject your submittals, your correspondence. You will lose marks, submittal, test, quizzes, anything if you did like this. If you did not change your title of the email. Title of the email should not be anything other than your proper name which is registered with UET. Okay जी। और वो जो उसमें स्लोगन, हाँ कुछ लोग स्लोगन लिखे होते हैं कमर्शियल कंपनी की तरह, और कई नसीहतें लिखी होती हैं कि जनाब हर एक को मौत का जायका चखना है। ये सारी चीजें गैर जरूरी है, फजूल है, बेमौका है। आप इनको सिर्फ और सिर्फ आपका नाम उधर होना चाहिए टाइटल में, ठीक है जी। आप अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये जो ना फेसबुक नहीं है या ये गूगल नहीं है कि आप अपनी कोई प्रमोशन किसी चीज बेच रहे हैं। आप सेल्स मैन है और अपनी प्रमोशन के लिए उसमें नारे भी लगा रहे हैं, लोगो भी लगा रहे हैं, और अपनी मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए बुक्स हैं। मैं तो आपकी कोई चीज खरीदने वाला नहीं हूँ। आपकी जो चीजें मुझे खरीदनी है वो आपका होमवर्क, असाइनमेंट, क्विज है, वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा अगर आपने ये स्लोगन वगैरह दूर नहीं किया अपने ईमेल में। ठीक है जी? यस सर।
Okay, sir. अच्छा जी, now ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है इसकी मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, इसकी भी पीडीएफ कॉपी वगैरह मिल जाएगी आपको। उसका हार्ड प्रिंट आपके पास होना जरूरी है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसमें ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कैलकुलेट होता है, इसमें कूलिंग लोड की कैलकुलेशन होती है, इसमें सेंसिबल हीट रेशियो SHR और लेटेंट हीट रेशियो LHR कैलकुलेट होते हैं। इसके हम बाद में पढ़ेंगे डेफिनेशन। इसमें इसमें जनाब रूम एयर और आउटडोर एयर जब मिक्स होती है, रूम एयर तो एयर कंडीशनिंग में दो किस्म की एयर होती हैं। एक वो है जो प्रोसेस हो गई है, कूल और डिह्यूमिडिफाई हो गई है और ठंडी भी हो गई है, उसमें से मॉइस्चर भी निकाल दी गई है गर्मियों में। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आउटडोर एयर मिक्स करना बहुत जरूरी है। इंडोर एयर जो है ना, उसको वेंटिलेशन के लिए फ्रेश एयर बाहर से लाई जाती है और अंदर की गंदी हवा जो मुसलसल हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट करने के लिए हम कुछ अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट पर, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको एग्जॉस्ट करते हैं और उतनी एयर बाहर से लाते हैं, उसको आउटडोर एयर कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है FAO है। FA का मतलब फ्रेश एयर, ब्रैकेट में OA का मतलब आउटडोर एयर। इन दोनों का एक ही मतलब है। बाहर से जो हम ताजा हवा लेते हैं, अब वो गर्म होती है, गर्मियों में गर्म होती है। अंदर की ठंडी हवा बाहर आप फेंकते इसलिए कि वो गंदी होती है, तो अंदर की ठंडी हवा सारी की सारी नहीं, कुछ उसका अमाउंट 10% या 15% बाहर फेंक देते हैं और इतनी गर्म हवा बाहर से लाते हैं। तो अब कूलिंग लोड डिफरेंट हो जाता है। कॉइल के ऊपर यानी एयर कंडीशनर के ऊपर जो ठंडी हवा बनाता है, गर्म एयर जो रूम में 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो एक खास रेशो से मिक्स करने के बाद हम कंडीशन मालूम करते हैं कि अब एयर, बाहर की एयर लेने के बाद गर्म एयर, ठंडी और एयर 25 डिग्री पे, कमरे की बाहर की एयर 40-45 पे, वो मिक्स होकर क्या कंडीशन बनेगी, ये हमने यानी कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेज में थर्मोडायनेमिक्स 2 में पढ़ चुके हैं। वही फार्मूला हम दोबारा रिवाइज करेंगे। उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसकी आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी कि आप उसमें एयर कंडीशनिंग के लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको आउटडोर एयर और का मिक्सचर पॉइंट, यानी कॉइल के ऊपर ना आउटडोर एयर जाती है ना रूम एयर जाती है, उन दोनों का मिक्सचर जब बनता है तो वो कमरे के अंदर ही मिक्स हो जाए या बाहर से पाइप ला के डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग के अंदर डाल दिया जाए, तो वो उसको कूल करता है। यानी इनलेट टेम्परेचर और इनलेट मॉइस्चर वो कंसीडर होगी। वो कंसीडर करने के लिए आपको मिक्सचर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये फायदा है इसका, और दूसरा ये कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ये सारी चीजें साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दी हुई हैं। एंथैल्पी मालूम करनी होती है। एंथैल्पी के बगैर आप लोड, एंथैल्पी का मतलब हीट पर केजी अब ड्राई है, तो वो उस हीट को हम कैसे कैलकुलेट करें कि इनलेट पे क्या हीट थी, क्या एच था, एंथैल्पी थी, आउटलेट पे क्या एंथैल्पी थी, दोनों का जो डिफरेंस है H2 - H1, वो उसका कूलिंग लोड होगा आपकी मशीन का। तो इसके अलावा सेचुरेशन, जो सेचुरेशन प्रेशर होता है जिसको हम PS कहते हैं, तो जो सुपर हीट स्टीम का प्रेशर PS डबल डैश, PS के ऊपर डबल प्राइम यानी डबल कामे लगे होते हैं, और बगैर डबल कामे के वो है ना अनसेचुरेटेड सुपर हीटेड स्टीम, और PS डबल डैश सेचुरेटेड सुपर हीटेड स्टीम। तो इस सेचुरेटेड स्टीम सुपर हीटेड नहीं होगी, वो सेचुरेटेड होती है। तो सुपर हीट वो होता है जो सेचुरेटेड से ज्यादा उसका टेम्परेचर। तो PS मालूम करने के लिए भी साइक्रोमीटर चार्ट हम मालूम करते हैं। तो एक होता है W ह्यूमिडिटी रेशो, यानी कि हवा में कितनी, एक तो मैंने शुरू में बताया था कि महकमा मौसमियात वाले जब आपको मौसम की खबर देते हैं टीवी पे, रेडियो पे, कहीं भी, तो वो कहता है जी इस वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जो एक आम थर्मामीटर मेजर करता है और वो थर्मामीटर ड्राई होता है। एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर, तो उसी आम थर्मामीटर के ऊपर हम एक कपड़ा बांध के उसको डिप करते हैं पाइप के प्याले के अंदर उस कपड़े को, तो वो कपड़े का जो ना उसमें थ्रेड्स जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से वो पानी ऊपर चढ़ता है और बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को वेट रखता है। तो इसके ऊपर से जब हवा गुजरती है तो वो उसको वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है। तो हवा गुजरने से हीट एंड मास ट्रांसफर होता है, वाटर वेपर मॉइस्चराइज होता है, तो इसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हवा में नमी का तनासुब क्या था, लिहाजा इन दोनों को टेम्परेचर को सामने रखकर उसका डिफरेंस मालूम करके एक फार्मूले के जरिए हम मालूम करते हैं कि ये हवा में नमी का तनासुब क्या था, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी। लेकिन हमें सिर्फ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी मालूम करनी होती है, इसको W लिखा जाता है, कैपिटल W, और ये होता है
केजी में यानी क्वांटिटी मास में, मास ऑफ ड्राई मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, तो इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशो, रेशो ऑफ मास ऑफ मॉइस्चर यानी स्टीम इन एयर डिवाइड बाई मास ऑफ 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। तो 1 केजी की बेसिस पे ये सारी प्रॉपर्टीज एंथैल्पी भी डब्ल्यू भी 1 केजी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर 1 केजी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मॉइस्ट एयर 1 केजी में मॉइस्चर चेंज होगा, इसलिए तमाम प्रॉपर्टीज हम पर केजी ड्राई एयर मालूम करते हैं। मॉइस्चर तो एयर कंडीशनर से पहले मॉइस्चर ज्यादा होती है, एयर कंडीशनिंग के बाद मॉइस्चर कम हो जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनर का काम ये भी है कि टेम्परेचर भी इसका लो करे और उसके मॉइस्चर भी कम करे। तो मॉइस्चर कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, मास कम नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ड्राई एयर का मास कैलकुलेट किया जाता है और हर पर केजी ड्राई एयर की बुनियाद पर तमाम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट होती हैं। तो ये उसका रीजन है। अब ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो कोऑर्डिनेट है वो डायग्राम पे आपको दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वाई एक्सिस पे डब्ल्यू होता है, और वाई एक्सिस लेफ्ट साइड पे नहीं होता, राइट साइड पे होता है। और वेट बल्ब टेम्परेचर डायगोनल लाइन जो होती हैं, स्लैंटेड लाइन जो होती हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। और सेंसिबल हीट रेशो राइट साइड पे एक स्केल बना होता है जिसमें सेंसिबल हीट और डिवाइड बाई टोटल हीट उसका रेशो दिया होता है, या लेफ्ट साइड पे एक डी यानी कि प्रोटेक्टर डी बना होता है जिसमें एंगल्स बने होते हैं, और उस एंगल्स की मदद से हम सेंसिबल हीट रेशो चार्ट के ऊपर मालूम करते हैं। जो प्रोसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सेंसिबल हीट रेशो के जरिए हम उसको चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं ज्योमेट्रिकली। बाकायदा ज्योमेट्री बॉक्स के साथ जो टूल्स होते हैं वो सेट स्क्वायर और डी और ये चीजें रख के बाकायदा स्केल के जरिए उसको चार्ट के ऊपर पेंसिल से ड्रा करके मालूम करते हैं। तो लिहाजा इसका हार्ड कॉपी साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो मैं आपको दूंगा उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपको रखनी है। जिस तरह स्टीम टेबल आपको जरूरी थे थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम करने के लिए, लिहाजा साइक्रोमेट्री के प्रॉब्लम करने के लिए, एयर कंडीशनिंग के प्रॉब्लम करने के लिए आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आप स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे हैं या चाहे यहाँ से पास आउट होकर फुल इंजीनियर बन जाएंगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और वहाँ आपको कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट पे प्रॉपर्टी चार्ट सॉफ्टवेयर भी बन गया, यानी कैलकुलेटर भी बन गया, तो आप उसमें डेटा एंटर करें तो आप कैलकुलेटर खुद बता देगा कि प्रॉपर्टीज कौन सी आती है। लेकिन आपको ना इंटरनेट यूज करना है, ना कैलकुलेटर यूज करना है और ना कोई और चीज सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल यूज करना है। तो यहाँ इस डायग्राम में जनाब ये बताया गया, ये चैप्टर 3 की फिगर है और इसको थोड़ा इलाज कर लेते हैं। ये जो फिगर है ये लाइन ऑफ थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर की मैं बता रहा था कि वेट विक विक जिसको बत्ती कहते हैं, जैसे आपने लालटेनों में बत्ती यूज होती थी, नीचे केरोसिन ऑयल डिब्बे में होता था, उसके अंदर बाती लटकाई जाती थी और वो खींच लेती थी केरोसिन ऑयल को ऊपर पे, वो आप तीरी लगा के उसकी लाइट करते हैं, देहातों में अब भी यूज होता होगा। तो अब ये जो है ये जो टेम्परेचर ये राइट साइड पे है जो ये W है और लेफ्ट ये नीचे बॉटम में जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ये जो सॉलिड लाइन है ये एक्चुअली ये वो लाइन है जो स्टीम टेबल में जो टेबल की शक्ल में होती है, प्रेशर वर्सेस सेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर सेचुरेटेड स्टीम टेबल में होती है। उसको अगर हम ड्रॉ करें एक कॉलम को लेकर एक सेल में, आप तजुर्बा कर सकते हैं कि उसका डेटा एक टेबल बनाएं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और ज्यादा दूर न जाएं, 0 से लेकर 50 डिग्री तक जाएं और उसका फिर ग्राफ की कमांड दें MS एक्सेल में, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ये वाला ये कर्व जो है ये सॉलिड कर्व, ये एक्चुअली इसीलिए सेचुरेटेड लाइन कहलाती है ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसके दाएं तरफ ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, इसके दाएं तरफ राइट साइड पे जो एरिया है, यहाँ जो भी कंडीशन है एक एक पॉइंट डॉट वो मॉइस्ट एयर की कंडीशन बताती है, वो अनसेचुरेटेड एयर है। इसके ऊपर हम कोई काम नहीं करते क्योंकि ये सेचुरेटेड होने के बाद एयर तो पानी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, यानी शबनम गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो ड्यू पॉइंट भी कहलाते हैं, तो ड्यू पॉइंट्स भी यहाँ से मालूम करते हैं। तो अब ह्यूमिडिटी रेशो आप देखें कोई भी दो प्रॉपर्टीज है एंथैल्पी और, लेकिन इस वक्त वो आगे हम बताएंगे कि बाकी प्रॉपर्टीज कहाँ है इसकी। इस वक्त आपको सिर्फ ये बताना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे मालूम करते हैं।
इसकी ये वाली लाइन जो है ना वेट बल्ब टेम्परेचर की है और इसके ऊपर एंथैल्पी वाली लाइन है। ये दोनों चार्ट के ऊपर आपको ये तो सिर्फ दो लाइनें दिखाई हैं, बहुत सारी होती है तो इतनी मिक्सअप हो जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी लाइन में पकड़ूं। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट यहाँ अनसेचुरेटेड जोन में अलग है। सेचुरेशन पॉइंट यानी इस कर्व पे आकर पॉइंट 1 पे देखें, ये वाली लाइन एंथैल्पी वाली लाइन और नीचे वाली लाइन यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन अलग अलग है, लेकिन सेचुरेशन पे आके दोनों मिल जाते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं, याद रखें कि एट सेचुरेशन पॉइंट dry bulb temperature and wet bulb temperature are same. At saturation point, dry bulb temperature and wet bulb temperature are same. So ये इसका इस्तेमाल है। और एक लॉ होता है स्ट्रेट लाइन लॉ, इसी को लुइस लॉ भी कहते हैं साइक्रोमेट्री की साइंस में, और ये 1930 में 1922 से 30 के दरमियान कुछ रिसर्च की थी लुइस ने और कैरियर जिसके नाम से अब भी कंपनी कायम है, 100 साल से ज्यादा हो गया इस कंपनी को। कैरियर खुद इंजीनियर था और उसने सबसे पहले एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस बनाई और उस पर साइक्रोमेट्री पर रिसर्च की। तो ये साइक्रोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम ये लॉ इस्तेमाल करते हैं कि पहला पॉइंट 1 लिया और पॉइंट 2 ये है। अगर पॉइंट 1 ये है और पॉइंट 2 ये तो स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये आपको प्रोसेस शो करेगा। एक्चुअल प्रोसेस कुछ भी हो, आप स्ट्रेट लाइन लॉ यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं लुइस लॉ। तो हीट एंड मास ट्रांसफर का आप देख रहे हैं ये चैप्टर 3 में ये डिस्कस किया गया कि ये एक साइंटिफिक यानी कि प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये नीचे जो सॉलिड लाइन है ये आपका एयर कंडीशनर का पाइप हो सकता है, ये चिल्ड वाटर का पाइप हो सकता है, ये रेफ्रिजरेंट का पाइप हो सकता है, ये आपकी स्किन भी हो सकती है। आपकी स्किन पे, ह्यूमन स्किन, ये बॉडी के ऊपर आप हाथ लगाएं, अभी गर्मी का मौसम है तो आपकी स्किन गीली नजर आएगी, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी स्किन में होल्स हैं, उन होल में से बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए हीट खारिज होती है, वो हीट मॉइस्चर की सूरत में बाहर आती है पानी की सूरत में, और पानी एवेपोरेट होता है, उससे ठंडक मिलती है। तो ये कुदरत का हर इंसान की चमड़ी में अल्लाह ने ये रखी सिफत, वो उसको ठंडा करने के लिए अल्लाह ने एक तो हिफाजत है, बाहर से जरासीम वगैरह अंदर नहीं जा सकते, किसी की चमड़ी जल रहा है तो वो 2-3 दिन में मर जाता है क्योंकि बाहर से सारे जरासीम उसकी बॉडी में चली जाती हैं आग लगने वाली। तो अब वो बहुत से लोग आग के मरीज इसलिए नहीं बचते कि उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, अस्पताल में उससे ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, घर में भी होती है, कहीं भी रहे, जब तक चमड़ी नहीं आ जाती दूसरी, वो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो इन्फेक्शन हो जाती है, ज्यादा चमड़ी जल जाए, थोड़ी बहुत जल जाए तो गुजारा हो जाता है। लेकिन अब ये जो है स्किन के अंदर पर मसाम, उसको उर्दू में मसाम कहते हैं, स्मॉल परफोरेशन होती हैं, तो इसमें से बायोलॉजिकल प्रोसेस जरिए पानी, बदन का पानी खारिज होता रहता है, इसलिए हम गर्मी में पानी ज्यादा पीते हैं। खारिज होने का मकसद ये कि इसमें जब पानी बाहर जा रहा है, वो जो ही बाहर की हवा में एवेपोरेट होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करेगा, वरना गर्मी में आप मर जाएंगे। तो जिसको पसीना ना आए, पसीना आना नेमत है गर्मियों में। और कुत्ते के बारे में मशहूर है कि उसके स्किन में ये वाले मसाम नहीं होते जो हमारे बदन में होते। बाकी तमाम जानवरों को पसीना आता है, कुत्ते को नहीं आता, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है, इसलिए उसके लिए अजीब सिस्टम है कि अल्लाह ने उसको लंबी जबान दी है और वो जबान लटकाए रखता है बाहर हवा में, जबान से वो नमी खारिज करता है ताकि उसका गर्मी का मुकाबला कर सके और उसको ठंड मिले। तो ये अल्लाह का शुक्र है हमें ये नहीं करना पड़ रहा, वरना हम भी जबान लटकाए जो ना भी बातें कर रहे होते हैं कि गर्मी की वजह से, क्योंकि पसीना खारिज नहीं होता। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान को बहुत अच्छे तरीके से बनाया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब ये जो है ये जो है ना, ये वेट सरफेस है कि आपकी स्किन भी हो सकती है, एयर कंडीशनर का पाइप भी हो सकता है, और पाइप के अंदर चिल्ड वाटर भी हो सकता है, और पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस भी हो सकती है। तो ये जो पाथ दिखाया गया है पानी के लिए वेव्स की शक्ल में, यानी कि पानी की एक लेयर है जो, और उसको हम 3W कहेंगे। W का मतलब वेट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर जो होगा वो वही होगा जो वेट बल्ब का होगा। तो ये हमने टेम्पररी एक सेक्शन ऑफ एरिया लिया है, डी है, और ये सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक, ये जब हमने एरिया ले लिया है तो इस एरिया की वजह से हम कैलकुलेशन हीट मास ट्रांसफर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअल एरिया जब इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया 1 से लेकर 2 तक, तो ये डी है जो है ना ए बन जाएगा, और हम टोटल डी क्यू के बजाय डी टोटल क्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके फार्मूले बाद में हम पढ़ाएंगे, प्रोसेस समझ लें।
अब ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे एक और प्रोसेस है, कंडीशन ऑफ एयर ड्राइव्स टुवर्ड सैचुरेशन लाइन एट टेम्परेचर ऑफ वेटेड सरफेस। ये जो वेटेड सरफेस है उसका टेम्परेचर फर्ज कीजिए ये है TW, तो इसके ऊपर से जो हवा गुजर रही है वो वेटेड सरफेस ये ऊपर जो गुजर रही है, ये मैंने बताया ये हमारी स्किन भी हो सकती है, ये एयर कंडीशनर का पाइप भी हो सकता है। तो इसके ऊपर से कंडीशन 1 कंडीशन 2 इनलेट और आउटलेट, इनलेट पे कंडीशन एयर की ये है, आउटलेट पे ये है, यानी विद अ स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया में छोटा सा डीएल लिया तो एक वन इनलेट पे 1 है, आउटलेट पे 2 है। इसको हम एक्सटेंड करें, दोनों 1 और 2 को ज्वाइन करके एक्सटेंड करें सेचुरेशन लाइन तक, तो ये होगा वेट बल्ब टेम्परेचर TW। तो ये यानी वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट आपको समझा दिया गया फिजिकली। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड बैरोमीट्रिक प्रेशर जो है ना, जितने भी साइक्रोमीट्रिक चार्ट होते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोजाना चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर घंटे चेंज होता है। मौसम, इसी को डेली मौसम कहते हैं। तो डेली वेदर फोरकास्ट की जाती है कि अभी प्रेशर इतना है, तो अचानक आंधी आ जाए तो प्रेशर जो है एकदम कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 101.325 कैलकुलेशन पर्पज के लिए हमने स्टैंडर्ड तय कर लिया है। अमरीकियों ने, नासा की स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नासा जो है ना, उन्होंने नेवी की खातिर समंदर के अंदर एक खास लेटीट्यूड में और लॉन्गिट्यूड पर एक प्रेशर पर रिसर्च की है कि सरफेस सी के ऊपर, सी लेवल के ऊपर, और उस मकाम पर, उस खास मकाम पर जो उनकी नेवी वालों को पता है, तो वो 101.325 किलो पास्कल होना चाहिए और होता है। इसको हम स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो अशरे का जो चार्ट है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, वो इस प्रेशर के लिए है। अगर आप यहाँ कहीं मैं गिलगित बल्तिस्तान में या दीर और स्वात में जाकर करूंगा तो फिर ये वाला साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं चलेगा। वहां हो सकता है 80 या 90 किलो पास्कल प्रेशर हो, तो उसके लिए अशरे ने मुख्तलिफ प्रेशर पर भी चार्ट बनाया, तो आपको वो चार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये सस्ते मिलते हैं, इस तरह स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी के पैड के तौर पर छपे हुए मिलते हैं। अब ये जो है W इज इक्वल टू 0.622, अभी टाइम खत्म होने को है, तो हम यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। तो बाकी ये टॉपिक हम, ये फार्मूला मैंने कहा ना, फार्मूलों की मदद से आइडियल गैस है, चूंकि मॉइस्चर भी आइडियल गैस है और स्टीम जो है और उसके ड्राई एयर जो है, वो दोनों आइडियल गैसेज हैं। तो उसके प्रेशर की मदद से हम W यानी कि मॉइस्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है 0.622, एसआई सिस्टम में कैसे आता है ये भी हम बताएंगे। तो वाइंड अप ये है कि हमने आपको बताया कि साइक्रोमेट्री क्या होती है, साइक्रो और मॉइस्चर हवा में जो उसकी क्या अहमियत है, और मॉइस्चर कैसे मेजर करते हैं, और इसके अलावा वेट बल्ब, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या होता है, और वेट सरफेस के ऊपर हीट मास ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म, वो क्या होता है। और ये भी हमने पढ़ा कि भाई जनाब ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट की क्या क्या फायदे है, उसमें से क्या क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, क्या एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही हम आज का लगते हैं वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल तो कीजिए, क्योंकि 2 मिनट में ये कट ऑफ हो जाएगा, 40 मिनट पूरे होने वाले। कोई सवाल है या मैं बंद कर दूं? हेलो, सुन रहे हो तो बताओ। नो सर, कोई क्वेश्चन? हाँ ओके, तो कल की जो है ना टाइम टेबल के मुताबिक जो है ना, वो इंशाल्लाह 12:15 बजे शायद लेक्चर, तो वो जो भी टाइम टेबल रोजीना ने आपको टाइम टेबल दिया है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह कल आपको मैसेज कर देंगे जूम मीटिंग। अच्छा, मेरे पास मसला है कि यहाँ बाज़ औक़ात जो है ना 1 घंटे के लिए बिजली जाती है, बाज़ औक़ात आधे घंटे की, बाज़ औक़ात 10-10 घंटे नहीं होती। मेरे पास जनरेटर है, मैं जनरेटर भी लगाता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जनरेटर की गैस भी गायब हो जाती है। जब लंच का टाइम होता है तो मोहल्ले में सारे तंदूर और सारे चूल्हे चल रहे होते हैं, तो फिर वो जनरेटर गैस भी नहीं खींच पाता, तो ये बड़ा मसला होता है। तो उस सूरत में हम टाइम आगे पीछे कर लेंगे CR की मदद से, ठीक है? ठीक है सर। ओके।